नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। तो आपको इनमें चार ऑप्शन दिए थे, हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत और वासजेस पर्वत। आपको इसमें बताना था कि इनमें कौन सा पर्वत जो है भ्रंशोथ पर्वत है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया था। ये देखिए एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक बलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। आपको पूरा ये डिटेल में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगामी एग्जाम में आपसे बलित पर्वत का उदाहरण पूछा जा सकता है या ज्वालामुखी पर्वत का भी उदाहरण पूछा जा सकता है। जैसे देखिए हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं। जो हिमालय है, आपका पहला ही ऑप्शन हिमालय दिया हुआ था। आल्प्स जो हैं वो बलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। ये बिल्कुल क्वेश्चन का मटेरियल है आपके। भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। तो अपलेशियन पर्वत दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका। आपको पता चल गया ये भ्रंशोथ पर्वत नहीं, ये कौन सा है, वलित पर्वत है। भ्रंशोथ पर्वत के बारे में शुरुआत होगी जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। आपको पता है सबसे पहले जो शंक्वाकार निर्मित होकर आता है, इसी को कहते हैं वलित पर्वत। और जब ऊपरी सतह इसकी टूट जाती है, जब बहुत बड़ा भाग इसका टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश, इसी द्रोणिका भ्रंश के कारण दोस्तों इसका नाम पड़ा हुआ है भ्रंशोथ पर्वत। यूरोप की जो राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। वॉसजेस आपका ऑप्शंस में दिया हुआ था, वॉसजेस पर्वत। तो आपको पता चल गया भ्रंशोथ पर्वत कौन सा है, वॉसजेस पर्वत जो है भ्रंशोथ पर्वत है। तो आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए जो चौथा ऑप्शन था भ्रंशोथ पर्वत, ये अभी हमने आपको दिखाया एनसीईआरटी में, यही एग्जाम्पल में दिया हुआ था। वॉसजेस पर्वत भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। तो आपके क्वेश्चन में वही पूछा गया जो आपकी एनसीईआरटी में भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण दिया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है। कथन दिए हुए थे, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ये कारण दिया हुआ था। आप देखेंगे दो कथन दिए हुए थे, ए और बी। अब देखिए जैसे चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है, अब जिस गति से ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है उसी गति से ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। इस वजह से पृथ्वी से इसके चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों जो है सेम है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए आपसे पूछा गया था कौन से कथन सही है। दोनों कथन सही है और जो बी कथन है वो एक ही व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये चट्टानों से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन दिया हुआ था, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी के फिगर से ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया था। अब बी स्टेटमेंट क्या है, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। जो कायांतरित शैल है उच्च ताप और दाब से पिघल जाते हैं और मैग्मा बन जाता है। हम इसको भी देखेंगे। और सी स्टेटमेंट था, संगमरमर जो है एक कायांतरित शैल है। तो आइए एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी इन चट्टानों के बारे में क्या कहती है। अब देखिए
जो कायांतरित सेल के वहाँ पर उदाहरण दिया हुआ था तीसरे कथन में, सबसे पहले तो हम उसी को देखते हैं। देखिए, पट्टतासमीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि जो हैं रूपांतरित मतलब कायांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया था, तीसरा स्टेटमेंट, ये देखिए संगमरमर दिया हुआ था। संगमरमर एक कायांतरित सेल है और वहां पर देखिए इसका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर है संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि जो है रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखते हैं, ये फिगर से आपको दिखाते हैं सेल चक्र। उसमें पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, जो अवसादी सेलें हैं, अवसादी सेल और आग्नेय सेलें जो होती हैं ताप और दाब के प्रभाव से ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। आप देखिए इनका कायांतरण हो रहा है, कायांतरण, ये देखिए एरो बता रहा है कि यही चट्टानें जो हैं कायांतरित सेलों में भी परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ देखिए आग्नेय सेल से ये एरो जो है, ये वाला एरो बता रहा है आग्नेय सेल भी ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था, जो कायांतरित चट्टानें हैं, कायांतरित सेलें हैं, गलन की प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित चट्टानें मैग्मा में भी परिवर्तित हो जाती हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो फिगर से ही आपको पता चल गए दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपको इस तरीके से आपने देखा तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक बार और देखते हैं। पहला था आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल सही हमने आपको फिगर में दिखाया। और बी स्टेटमेंट था कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही थे, ए, बी एवं सी जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जो है वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे जो वायुमंडलीय परतें हमने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि उल्का पिंड कौन सी लेयर में आकर जल जाते हैं। तो आपको पता है जो मध्यमंडल वाला भाग है, मध्यमंडल वाले भाग में आकर ये उल्का पिंड जल जाते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें ये निश्चित रूप से जल जाते हैं। अगर कभी कभी मध्यमंडल से बच भी जाते हैं तो समताप मंडल वाले रीजन में आके ये निश्चित रूप से ही जल जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, मध्यमंडल में आके उल्का पिंड जो है वो जल जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है। ऋतु प्रवास के शाब्दिक अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा, मतलब ऋतु के परिवर्तन के अनुसार लोग वहां पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। ऋतु प्रवास का अर्थ हो गया ऋतुओं के अनुसार। तो लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास की बसावट से नहीं, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत, ये भी बिल्कुल गलत। ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, ये भी गलत। ये स्टेटमेंट जहां तक है वो सही लग रहा है कि लोगों के आवागमन से ही संबंधित है ये ऋतु प्रवास। लेकिन ऋतुओं के परिवर्तित होने की वजह से ये प्रवास होता है, आवागमन होता है, इसलिए इसे ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा गया स्थायी पवनों के बारे में। ये प्रश्न है स्थायी पवनें, इनके संबंध में दो कथन दिए हुए थे, ए और बी। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, स्थायी पवनें के बारे में बोला गया है। और बी स्टेटमेंट स्थायी पवनों के बारे में दिया गया था, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी पवनों के प्रकार के बारे में क्या कहती है। पवनें बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताई गई हैं। जैसे देखेंगे, पहली पवनें स्थायी पवनें होती हैं, दूसरी पवनें जो होती हैं मौसमी पवनें होती हैं, और तीसरी पवनें जो होती हैं स्थानीय पवनें होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। अब दोस्तों देखिए, केवल इन्हीं 2 लाइन से उसने क्वेश्चन भी बना दिया और इन्हीं 2 लाइन से उसने ऑप्शन भी फ्रेम कर दिए। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट था ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं स्थायी पवनें।
बिल्कुल पहला स्टेटमेंट था ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशाओं में चलेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट दिया था व्यापारिक जो पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवने हैं पहला, और ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट उसने इन्हीं लाइनों से ले लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी से ही ऑप्शंस भी फ्रेम कर दिए जाते हैं। ये देखिए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो हैं इनके उदाहरण हैं। अगर दोस्तों आप पृथ्वी पर देखेंगे, पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा के अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे तो वर्ष भर अगर आपको जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें जो हैं विषुवत रेखा के ही आसपास ये देखने के लिए मिलेंगी। विषुवत रेखा कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इनकी दिशा जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है। तो व्यापारिक पवनें जो हैं विषुवत रेखा के आसपास वाले रीजन में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए आप देखेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इनकी दिशा जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है, तभी निर्मित होती हैं पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। अब दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, घास के मैदानों से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। दोस्तों ये देखिए, ब्राजील का कंपोज और वेनेजुएला, ब्राजील और वेनेजुएला जो है दोस्तों बिल्कुल एक ही रीजन के अंदर आते हैं। अगर दोस्तों आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे ब्राजील वाला रीजन है ये विषुवत रेखा के बिल्कुल आसपास में ही है, और लानोस जो है ये भी विषुवत रेखा के ही आसपास। अगर आप विश्व के मैप पर देखेंगे इसको, तो विषुवत रेखा के आसपास वाला रीजन क्या रहता होगा, हमने आपको बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये कंपोज और वेनेजुएला का जो लानोस है ये दोनों के दोनों उष्णकटिबंधीय घास के स्थल होंगे। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। आइए देख लेते हैं बाकी के अदर भी देखते हैं, जैसे सवाना जो अफ्रीका का है ये भी उष्णकटिबंधीय है, कंपोज ब्राजील का ये आपका दिया हुआ था उष्णकटिबंधीय में है, लानोस वेनेजुएला का कोलंबिया उष्णकटिबंधीय में है, और बाकी के देखते हैं आप शीतोष्ण में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका का, पंपास अर्जेंटीना का ये शीतोष्ण में आता है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण में आता है, और देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है ये भी शीतोष्ण में आता है। तो ये चार जो हैं शीतोष्ण के हैं, प्रेरी, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। बाकी के ऊपर के जो ये तीन हैं ये याद रखिए, क्योंकि आपसे घुमा फिराकर यही पूछे जाते हैं, सवाना, कंपोज, लानोस, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स वगैरह है, यही आपसे ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन है, जलवायु से संबंधित आपके दो कथन दिए हुए थे। जलवायु से संबंधित पहला कथन था जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जलवायु दोस्तों, जलवायु जो होती है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं होता है, ये मौसम वगैरह होता है। मौसम की परिभाषा के लिए ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ लगा हुआ है, सिर्फ ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, नहीं तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज पर भी निर्भर करती है। हाँ, ऊंचाई और उच्च आवाज पर भी निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए केवल यही फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, बाकी के फैक्टर भी जिम्मेदार हैं। तो सिर्फ शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहते हैं। जलवायु से संबंधित डेटा देखते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। वहां क्या था, जलवायु एक ही दिन में होने वाले जो दैनिक परिवर्तन है उसे जलवायु बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए जो लंबे समय 30 वर्ष से अधिक जो मौसमी अवस्थाओं में जो परिवर्तन है, वहाँ की मौसमी अवस्थाओं की विविधता है, उसके अध्ययन का जो कुल योग है उसे ही जलवायु कहते हैं, ना कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाले मौसम को कहते हैं। वह स्टेटमेंट दोस्तों मौसम के लिए सही है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। अब देखिए जो स्टेटमेंट आपको दिया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको फ्यूचर में भी दिया जा सकता है,
आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। ये हमने आपको बताया था कि दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है वह मौसम कहलाता है, न कि जलवायु। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्थाओं लगभग एक समान ही बनी रहती हैं। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों जो उसका सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था, किसी स्थान की जो जलवायु है केवल उसके उच्चावाच पर निर्भर और ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, ये विभिन्न फैक्ट और भी चीजों पर निर्भर करती है। इसलिए इसका दोस्तों ए और बी दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए दिया हुआ था यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दूसरा दिया हुआ था स्टेटमेंट, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन से ऊर्जा स्रोत के बारे में ये दो स्टेटमेंट कहे गए हैं। तो दोस्तों यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और यह अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है उस समय निर्मुक्त होती है। तो दोस्तों आपको पता है ये प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस ऐसा है जो अपरिष्कृत तेल को निकालते समय ये निर्मुक्त होती है और यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये देखिए प्राकृतिक गैस के बारे में दिया हुआ था। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता से हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों, कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जा सकती है। फ्यूचर में दोस्तों ये प्राकृतिक गैस से संबंधित आपके इसी पैराग्राफ से कुछ स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। अब देखिए ये भारत का शोध संस्थान जो है मैत्री, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। भारत ने अंटार्कटिका में, अगर आप देखेंगे अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री जैसे अपने शोध संस्थान भारत स्थापित कर चुका है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अंटार्कटिका। अब दोस्तों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। खनिज के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं खनिज। आप देखेंगे इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, हर एक खनिज का निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये डिफरेंट आप देखेंगे भूवैज्ञानिक जो परिवेश होते हैं उसी में निर्मित होते हैं। चौथा स्टेटमेंट देखिए, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। दोस्तों क्या धात्विक खनिज आपको नहीं मिलते हैं? आप कॉपर के, आयरन के, बहुत सारे खनिज अयस्कों को भी देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। सभी खनिज जो है वो अधात्विक होते हैं, नहीं, बहुत सारे खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। इसलिए चौथा स्टेटमेंट खनिज के बारे में बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट एसएसटी का पेपर जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्यूशन करवाया। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एनसीईआरटी, इस सॉल्यूशन को देखते रहिए। धन्यवाद।